वीडियो के पार्ट 2 की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पार्ट 1 में जो मेडिसिन हमने बताई थी उस मेडिसिन को लेकर कई लोगों को काफ़ी डाउट था और कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे और कुछ लोगों ने एतराज़ भी किए थे। तो इसमें हम उनके कन्फ्यूज़न और डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न, डाउट या किसी तरह का कोई एतराज़ बाकी नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहला जो डाउट था लोगों को वो था संख्या को लेकर कि संख्या मुदब्बिर करनी है या मुदब्बिर नहीं करनी है। तो इसका जवाब ये है कि संख्या या शिंगरफ को मुदब्बिर नहीं किया जाएगा, बल्कि जैसा है वैसा का वैसा ही दूध में पकाया जाएगा। एक गलत फहमी लोगों को अक्सर है कि हमने इसमें मना किया है कि जवान लोग इसको बिल्कुल भी नहीं रहें, बूढ़े लें, और वही बूढ़े लें जिनको वीकनेस बहुत ज़्यादा है। जिनको वीकनेस नहीं है या बहुत मामूली सी वीकनेस है, उन्हें भी ये मेडिसिन नहीं लेनी है क्योंकि उनको ये मेडिसिन नुकसान देगी। यह हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी कई लोग इसको खाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इसको लेने के बाद में मेरा चेहरा और ज़्यादा सुर्ख हो जाएगा, जिस्म में खून की लहर दौड़ उठेगी। बल्कि ऐसा नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी ऐसे लोगों को ये मेडिसिन। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको कोई भी ऐसा शख्स यूज़ नहीं करे जो कि हिकमत नहीं जानता हो, बल्कि इसको जब भी यूज़ करें किसी हकीम वैद के मशवरे से ही यूज़ करें, क्योंकि हकीम और वैद अच्छी तरह जानते हैं कि किसको मेडिसिन सूट करेगी और किसको नुकसान देगी। कुछ किताबी डॉक्टर्स ने संख्या और शिंगरफ को लेकर काफ़ी एतराज़ किया है और कहा है कि संख्या और शिंगरफ एक जहर हैं, इसे खा के तो इंसान मर जाएगा, और काफ़ी उन्होंने बुरी ज़बान का इस्तेमाल किया है, काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आए हैं। तो आज मैं आपको संख्या और शिंगरफ के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा, दुनिया के जितने भी जहर हैं उनके बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपने कभी भी किसी भी किताब में नहीं पढ़ी होगी। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी जहर से मेडिसिन का काम किस तरह से लिया जाता है और कब लिया जाता है, किसी भी जहर को इस्तेमाल करने का सही वक्त कब होता है और सही तरीका क्या होता है। क्योंकि मेरे पास जहरों के इस्तेमाल का अच्छा खासा यूज़ है और मैंने बहुत लंबे टाइम खाली जहर को इस्तेमाल करना उस्तादों से सीखा है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि जहरों को इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका सही वक्त क्या है, ताकि कोई भी जहर नुकसान नहीं दे बल्कि वो मेडिसिन की तरह काम करे। आपने देखा होगा कि यूनानी और आयुर्वेद में अक्सर जहरों का यूज़ मिल जाता है। तो आप सोचते होंगे कि ये तो बॉडी को नुकसान देते हैं। बेशक जहर नुकसान देते हैं, लेकिन अगर आप मरीज़ और मर्ज़ की हालत को देखकर जहर को यूज़ करेंगे तो वही जहर इंसान के लिए एक मेडिसिन का काम करेगा। अब मैं बताता हूँ कि कब करता है। देखिए, मर्ज़ कोई सा भी हो, A to Z जितने भी मर्ज़ आज तक बने हैं, कोई सा भी हो, अगर वो मर्ज़ अपनी 5वीं स्टेज में है या फिर 6ठी स्टेज में है, ख़ास तौर से 5वीं जो है वो ख़ास है, 6ठी में भी करते हैं, तो उस वक्त कोई भी आम जड़ी बूटी इंसान के मर्ज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। आप कितना भी इलाज कर लें, जब तक उसमें जहरीली बूटियाँ या जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। अब रही बात ये कि आप कैसे पहचानेंगे कि 5वीं स्टेज में है या 6ठी स्टेज में है, तो आम तौर से इसके कई तरीके हैं जो मैं यूज़ करता हूं। जब पेशेंट मेरे सामने है तो मैं नब्ज़ देख के बताता हूं कि कौन सी स्टेज में इसका मर्ज़ है और इसको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है। अब रही बात ये 5वीं या 6ठी स्टेज में अगर है, संख्या देंगे, शिंगरफ देंगे, पारा देंगे या कुचला देंगे, क्योंकि मेरे पास सबका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मैं संख्या के भी 5-6 तरह के कम्बिनेशन बनाता हूँ, पारा भी मेरे पास बहुत पारे का यूज़ है। तो ये आप पेशेंट का मिजाज देखेंगे कि पेशेंट का मिजाज क्या है, प्लस उसके मर्ज़ की स्टेज कौन सी है। और अगर इन दोनों में आप गलती कर जाते हैं तो आपके बस की नहीं है कि आप किसी जहर का इस्तेमाल करें। आप फिर सादी सूदी मेडिसिन से ही हिकमत करते रहें, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये जो सवाल किए थे लोगों ने जहरों के बारे में, तो ये किताबी जो डॉक्टर हैं सिर्फ उन्होंने ही किए थे। और कुछ किताबी डॉक्टर्स ने यहाँ तक एतराज़ किया हम पे बहुत गंदी ज़बान में कि इसको तो संख्या मुदब्बिर भी नहीं की, इसने पारा मुदब्बिर नहीं किया, इसको तो तमीज़ नहीं है,
ये तो मरीज़ को मरवा देगा, इसको तो कुछ आता नहीं है, इस तरीके की बात है। तो उनके लिए मैं जवाब दूंगा कि उन बेचारों को यही नहीं पता कि संख्या कब मुदब्बिर करनी है और कब मुदब्बिर नहीं करनी है। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं, देखिए मेरे चैनल से सभी तरह के लोग जुड़े हैं और इसमें हज़ारों ऐसे लोग हैं, इल्म के एतबार से मैं उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो सकता, ऐसे लोग भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो लोगों ने एतराज़ जो किया है, तो उन बेचारों को ये पता नहीं जिन्होंने एतराज़ किया है कि संख्या कब मुदब्बिर करनी होती है, कब मुदब्बिर नहीं करनी होती है, मुदब्बिर करने के पीछे इसका लॉजिक क्या है, इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्यों मुदब्बिर किया जाता है। तो ये उन लोगों को नॉलेज नहीं होती है, इसलिए उन्होंने ये बेहुदा सवाल भी किए हैं। तो देखिए ये तो रही स्टेज की बात जो मैंने बता दी, 5वीं स्टेज चेक करें तभी दें और उसका मिजाज भी चेक करें। लेकिन आमतौर से स्टेज तो बहुत दूर की बात है, आपने किसी भी बुक में नहीं पढ़ा होगा कि मर्ज़ की कौन सी स्टेज में दें। स्टेज तो दूर की बात है, आजकल लोग मिजाज भी नहीं जानते कि मरीज़ के मरज़ का क्या मिजाज है, कौन सा मिजाज है। वो मरीज़ की नब्ज़ देखते हैं और कह देते हैं इसको शमसमनी वटी दे दो जी, इसको पिरमेहान तक वटी दे दो, इसको अग्नितुंडी वटी दे दो और इसको लवण भास्कर चूर दे दो, इसको फलाना दे दो, इसको ढिमका दे दो। और जबकि अगर उनसे पूछो कि शमसमनी वटी का मिजाज क्या है, तो वो मिजाज नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि ये फला मरज़ के लिए ये दे दो। मैं बताता हूँ, शमसमनी वटी का मिजाज होता है खुश्क सर्द, अग्नितुंडी वटी का मिजाज होता है खुश्क गर्म, लवण भास्कर चूर का मिजाज होता है गर्म खुश्क, बंग भस्म का मिजाज होता है तर सर्द। इसी तरीके से अंडे के छिलके की जो भस्म है उसका मिजाज होता है खुश्क सर्द। इसी तरीके से पारे का भस्म है या संख्या का भस्म है या आपके तांबे का भस्म है, इनके तीनों के मिजाज होते हैं खुश्क गर्म। तो जब तक आप मिजाज को नहीं पहचानेंगे कैसे इलाज कर पाएंगे। देखिए जो इंसान नब्ज़ देख के मिजाज पहचानता है लेकिन दवाओं के मिजाज से वाकिफ़ नहीं है, तो उसकी मिसाल उस मुंशी की तरह है कि मान लीजिए कोई व्यापारी अपने व्यापार का खाता बनाने के लिए, लेखा जोखा रखने के लिए किसी अकाउंटेंट को हायर करता है और वो अकाउंटेंट ख़रीदे हुए माल का तो पूरा विवरण रखता है, पूरा लेखा जोखा रखता है, लेकिन जो बिक्री हुई उसका कहीं हिसाब नहीं रखता। तो बताइएगा इस तरह का कोई मुंशी या अकाउंटेंट क्या लाभ या हानि निकाल सकता है, क्या बैलेंस शीट बना सकता है? जब नहीं बना सकता, यानी कि एक तरफ का तो आप मिजाज जान रहे हैं कि मरीज़ का मिजाज क्या है, मरज़ का मिजाज क्या है, लेकिन दवाओं के मिजाज से वाकिफ़ नहीं कि भाई अगर किसी की कमज़ोरी है तो उसको च्यवनप्राश दे दो, सही हो जाएगा। कि अगर कोई पूछे कि च्यवनप्राश का मिजाज, ये तो हमें नहीं पता जी क्या मिजाज है, बस दे दो। अरे भाई ये कैसी बात हुई कि मरीज़ का मिजाज पहचान लिया और दवाई का नहीं पहचाना, तो मरीज़ के मिजाज पहचानने का फ़ायदा क्या हुआ। जब मैं एक जगह गया तो एक क्लिनिक था खूब बड़ा सा, उसमें बहुत सी मेडिसिन थी, आयुर्वेदा की भी थी और यूनानी भी थी। तो जवारी जालिनूस जो कि यूनानी का एक बहुत मशहूर कॉम्बिनेशन है, उस पर बात चल रही थी, तो मैं बीच में बोल पड़ा। तो एक साहब थे, बोले आप मुझे जानते हैं? मैं बोला बिल्कुल नहीं जानते जी। बोले मेरा नाम जो है डॉक्टर फलाना है और मैं MD हूँ यूनानी मेडिसिन में और पिछले 40 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और आप मुझे ये बता रहे हैं कि जवारी जालिनूस क्या चीज़ है। मैंने कहा सी माफ़ी चाहूँगा, मैं बीच में बोल गया, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बोले ये तरीका गलत है। मैंने कहा ठीक है, मुझे एहसास है अपनी गलती का, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं। बोले पूछिए। तो मैंने कहा जी जवारी जालिनूस का मिजाज क्या होता है। तो उन साहब से जो 40 साल से प्रैक्टिस में थे और MD थे, उनसे मिजाज नहीं बताया गया। फिर मैंने बताया ये मिजाज है। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताइए जवारी जालिनूस से बवासीर का मरीज़ क्यों ठीक होता है। तो उनसे इसका भी कोई उसूली जवाब नहीं दे सके वो। फिर मैंने तीसरा सवाल किया, अच्छा जवारी जालिनूस के बारे में आप ये बताइएगा कि नौजवानों को खाने को क्यों मना किया है हकीमों ने। तो इसका जवाब वो यूँ देने लगा कि गर्म होता है। मैंने कहा कि फला फला माजून भी तो गर्म होती हैं, उनको क्यों मना नहीं किया। तो फिर बोले कि इसमें ताकत बहुत होती है। मैंने कहा खमीरा का आबरेशम हकीम अरशद वाला में भी तो बहुत ताकत होती है, उसको क्यों मना नहीं किया।
तो जवारी जालिन उसके बारे में 10-12 सवाल जब मैंने किए तो एक कभी उनसे जवाब नहीं दिया गया। तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई अपने आप पर कि मैंने क्यों इस लड़के को बताया कि मैं एमडी हूँ, और क्यों मैंने बताया कि मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो कहने का मकसद ये है, कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो पूछ लो यार, पूछने में नुकसान क्या है। लेकिन किसी पे तंज करना ये तो निहायत बेवकूफ़ी का काम है। एक घमंड का काम है और दूसरा काम ये है कि बेवकूफ़ी का है। क्योंकि जिस चीज़ को लेकर आप तंज कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाले पे उसका ऐसा जवाब हो कि आपका शर्म की वजह से सर झुक जाए नीचे को। तो ये बेवकूफ़ी के काम क्यों करते हो। हाँ, और काफ़ी लोगों ने कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बूढ़े आदमी में ताकत नहीं आ सकती। देखिए, जवानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ताकत से हमने लिया था। ऐसा हमने बता दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ा आदमी है तो जवान हो जाएगा, बल्कि उसमें ताकत आ जाएगी, चेहरे पे सुर्खी ज़रूर आएगी। हाँ, और नहीं चल रहा है, अगर उठा भी नहीं जा रहा है, 2 लोग उसको पकड़ के उठा रहे हैं, तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अच्छा खासा खूब चलता है, 1 किलोमीटर आराम से चल लेता है। इस बात को आप मेरी बात को गलत प्रूव नहीं कर सकते। तो यही हाल है यूनानी वालों का भी कि वो नब्ज़ देखते हैं और कह देते हैं इत्रिफल उस्तुकुद्दूस खाओ, इत्रिफल शातरा खाओ, कि जवारिश कमूनी खाओ, जवारिश शाही खाओ। और मिजाज को पूछो तो उन्हें भी बेचारों को मिजाज की पता नहीं होती। तो क्या फ़ायदा है ऐसे नब्ज़ देखने से जिसमें मिजाज की भी पता ना चले। जब मिजाज को ही आप नहीं समझ सकते तो मर्ज़ की स्टेज को कैसे समझोगे। एक बार एक साहब से मुलाकात हुई, वो रिसर्चर थे हेपेटाइटिस के। तो मैंने जब हेपेटाइटिस पे बात की तो मैंने कहा कि जनाब बताइएगा कि हेपेटाइटिस क्यों होता है। कहने लगे कि जब लीवर कमज़ोर हो जाता है तब इंसान को हेपेटाइटिस होता है। मैंने कहा आपकी बात गलत है। अगर आप हेपेटाइटिस को लीवर की कमज़ोरी का मरज़ मानते हैं तो प्रूफ करके दिखाइए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन प्रूफ तो कर नहीं सके वो, बल्कि फिर कहने लगे कि आप प्रूफ कीजिए कि लीवर की कमज़ोरी का मरज़ नहीं है। तो मैंने प्रूफ कर दिया। तो मसला ये है कि आप किताबी नहीं बने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाम बड़ा है इंसान का तो काम भी बड़ा हो जाए, बल्कि किताबें पढ़ने को मैं मना नहीं करता, लेकिन आप किताबी का मतलब ये है कि जो कुछ लिखा है पहले आप उसको देखें कि आपका जहन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्गों ने आयुर्वेदा में भी और यूनानी में भी दोनों ने जो इसकी वजह बताई है पीलिया की, वो जिगर की कमज़ोरी बताई है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिगर की कमज़ोरी ही इसकी वजह मान लें, बल्कि थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल करो, देखो कि उन्होंने जो बताई है क्या वाकई सही है, उन्होंने जो लॉजिक दिए हैं वो लॉजिक वाकई सही हैं, या आपके पास जो लॉजिक हैं वो ठीक हैं। हाँ, देखिएगा ये एक साइंस है और यहाँ आप किसी भी बात को इसलिए नहीं मान सकते कि बुज़ुर्गों ने कहा है, बल्कि इसलिए माने कि आपकी अक्ल उस बात को कबूल करती है। क्योंकि साइंस का उसूल ये है, अगर न्यूटन कोई सिद्धांत लेकर आता है तो वो भी प्रूफ करता है, तब उसका सिद्धांत मान्य होता है। तो ये साइंस का रूल है, इसमें सुनी सुनाई या कही पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं यकीन के काबिल नहीं होती हैं, उनका प्रूफ पेश करना पड़ता है। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था। और जो लोग जो इसमें पार्ट 1 में दवाई बताई है नई जवानी, उसको सिर्फ वही लोग बनाएं जो इस टिप से ताल्लुक़ रखते हैं, और वही लोग इस्तेमाल करें जिन्हें मिजाजों की समझ है और इंसान के मर्ज़ों के स्टेज की समझ है। क्योंकि बूढ़े आदमी को हमने इसलिए बताया है कि बूढ़ा आदमी हो और कमज़ोर हो तो वो 5वीं स्टेज होती है और कभी कभी 6ठी पर भी पहुंच जाती है, इसलिए इन दोनों लोगों पर काम करती है। लेकिन मिजाज गर्म, पहले से उसका मिजाज गर्म नहीं हो, क्योंकि इस दवाई का मिजाज जो है वो खुश्क गर्म है और 5वें दर्जे में है। आपको बताने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि खुश्क गर्म है और 5वें दर्जे में हैं। देखिए, जो हकीम है, वैद है, इसके अलावा कुछ उसे जानने की ज़रूरत ही नहीं रही। जब हमने इसका दर्जा और मिजाज बता दिया तो इसके आगे कोई सवाल ही नहीं रहा कि इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। देखिए, हर चीज़ का नुकसान होता है, ऐसी चीज़ नहीं है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई नुकसान नहीं हो, साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। लेकिन होता तब है जबकि किसी चीज़ की हमें जानकारी नहीं हो, ना हमें मरीज़ के मिजाज की नहीं पता हो, उसके स्टेज की नहीं पता हो और दवाओं की भी नहीं पता हो, तब नुकसान होता है। अगर आपको मिजाज की जानकारी नहीं है, उसके मरज़ के स्टेज की जानकारी नहीं है, तो अच्छी भली चीज़ से भी आप नुकसान उठा लेंगे। सिर्फ जहरों की ही बात नहीं है। एक ऐसी चीज़ जो आप जल्दी खाते हैं, पीते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ खाने पीने में यूज़ की जाती है, फिर मैं आपको उसके नुकसान बताऊं? नहीं पता? मैं बताता हूं। उसका नाम पानी है।
पानी से ज़्यादा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खाने पीने में आम तौर से इस्तेमाल की जाती हो। तो एक बार मेरे पास एक औरत आई तो उसका चेहरा पूरा सूजा हुआ था, हाथ पैर सूजे हुए थे, और उसने कहा कि मेरे कई साल से यही प्रॉब्लम है और मैं कई डॉक्टर्स का, हकीमों का इलाज करा चुकी, लेकिन मेरा सूजन नहीं उतरा। मैंने उसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ देखने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, सही हो जाओगी। बोलने लगी कितने दिन में? मैंने बोला 15 दिन में। बोले दवाई दो। मैंने कहा दवाई नहीं देंगे, लेकिन सही हो जाओगी, ये गारंटी है इंशाल्लाह। तो बोलने लगी कैसे? मैंने कहा सुबह को नहर मुँह पानी पीना छोड़ दो। तो बोलने लगी कि ये बात तो सच है कि मैं सुबह को नहर मुँह पानी पीती हूँ, लेकिन आपको ये बात कैसे पता कि मैं नहर मुँह पानी पीती हूँ? अब मैं उस औरत को क्या बताता कि मैं पिछले कई साल से पानी पर काम कर रहा हूँ। अब इसकी ये बारीकियाँ होती हैं फ़न की, ये किसी को इतने कम वक्त में नहीं बताई जा सकती। तो उसने पानी पीना छोड़ दिया। फिर वो 15-20 दिन के बाद आई तो बिल्कुल ठीक हो गई। उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरीके से कई पेशेंट सही हुए हैं। एक का नज़ला नहीं जाता था कई साल से, तो जब कहीं नहीं जाता था तो उसने मुझसे कहा कि बहुत हमने इलाज कराया है नज़ले का, सुना है कि यूनानी में बड़ी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरा तो नज़ला कहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। मैंने नब्ज़ देखी। मैंने कहा हो जाएंगी सही। बोले कैसे? मैंने कहा सुबह को नहर मुँह पानी पीना छोड़ दीजिए, बिल्कुल फिट हो जाएंगी। तो उसने सुबह नहर मुँह पानी पीना छोड़ दिया। ये बात आज से 1.5 साल पहले की है, मैं तो भूल भी गया था इस बात को। लेकिन आज से 20 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि एक औरत हैं ऐसे ऐसे, वो आपको बहुत दुआएं दे रही हैं। मैंने कहा क्यों? बोले उन्होंने मुझे बताया कि मेरा कहीं नज़ला ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरा पानी जब छुड़वाया तो पानी छोड़ने के बाद ही मेरा नज़ला ख़त्म होना शुरू हो गया और आज मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, जो कि पहले मैं कहीं भी फ़िट नहीं हुई थी। तो इस तरीके से बहुत मरीज़ आए हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन मशवरा देता है नहर मुँह पानी पीने का, तो उन्होंने कहा कि हमें फ़ला एमडी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था, हमें फ़ला डॉक्टर ने कहा था, हमें किडनी वाले ने कहा था। तो देखिए ये सब नई जानकारी नहीं होने की वजह होती है कि उन बेचारों को मरीज़ का मिजाज भी नहीं पता और पानी का मिजाज भी नहीं पता। तो वो इसलिए कह देते हैं नहर मुँह पानी पियो, तो इससे क्या होता, वो मरीज़ को कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार नहर मुँह पानी पीने से नुकसान हो, इससे फ़ायदा भी होता। ये फ़ायदा कब होगा, नुकसान कब होगा, ये हम मरीज़ को पानी पिलाने से पहले ही जान सकते हैं, अगर हमें मिजाज को समझने का फ़न आता है। और मिजाज की समझ नहीं है तो हमेशा उसमें कुछ मरीज़ सही होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सही नहीं होंगे, तो कुछ को नुकसान भी हो जाएगा। तो एक केस और बता रहा हूँ, देखिए बात तो लंबी हो रही है। तो एक बार मेरे पास एक लड़का आया, यह आज से 2.5 साल पहले की बात है। वो कहने लगा कि मेरी जो सिस्टर है बड़ी, उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं उसके, उसको कोई मारता पीटता है। मैंने कहा सोते हुए मारता पीटता है या जागते हुए? तो बोलने लगा कि जागते हुए। मैंने कहा भेज दियो, हो जाएंगी सही। तो आई। मैंने कहा कब से कोई मारता पीटता है? बोले 5-6 साल हो गए और जागते हुए मुझे भी मारता है। मैंने कहा आपके बच्चों को और आपके हस्बैंड को भी मारता है क्या? बोले हाँ, उन्हें भी मारता है, पूरी फैमिली को मारता है। तो मैंने कहा ठीक हो जाओगे। तो क्योंकि कई साल से मैं पानी पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने पानी से इलाज करना शुरू कर दिया, पूरी फैमिली सही। अगर मैं ये कहता कि आपके ऊपर भूत हैं, पलीत हैं, तो वो इस चक्कर में कभी सही नहीं हो पाती। देखिए मरज़ था, मरज़ को समझना पड़ता है कि उसका क्या मरज़ था, क्या मिजाज था। तो उसके मिजाज को देखकर उस पर पानी बहुत ज़्यादा सूट करता। तो मैंने इसलिए पानी बताया, पूरे घर को बताया, अलग अलग ढंग से बताया, उम्र पूछ के और मरीज़ का जो है हालात देख के सबको अलग अलग तरीके से बताया। तो 1 महीने 1.5 महीने में पूरी फैमिली ठीक हो गई और 2.5 साल हो गए। आज भी उनका फीडबैक कभी आता है तो कहते हैं कि आज तक हमें कोई नहीं मारता है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि किसी भी चीज़ पे कमेंट करने से पहले आप उसके मिजाज को समझें, मरीज़ के मिजाज को समझें। और मरीज़ का मिजाज समझना ही काफ़ी नहीं है, दवाओं के मिजाज को भी समझें कि हम कौन सी दवा दे रहे हैं, इस दवाई का मिजाज क्या है। अगर आप मिजाज नहीं समझेंगे तो कहीं से कहीं तक भी इलाज में सक्सीस नहीं हो सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कोशिश करेंगे आइंदा उसका जवाब दिया जाए। थैंक यू।